ओके, सो ऑलमोस्ट एट द लास्ट, नॉट ऑलमोस्ट, हम लास्ट में ही हैं अब। बायोकेमिस्ट्री ऑलमोस्ट विल बी डन आफ्टर दिस लेक्चर, है ना। विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंजाइम्स, ये लास्ट वाला लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट में मैंने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह करवा दिया था, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड एंड प्रोटीन भी करवा दिया सेकंड लेक्चर में, और थर्ड में अब क्या है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंजाइम्स। चलो बहुत बढ़िया। अब चलो आगे करते हैं, विटामिन, मिनरल्स एंड एंजाइम, ये लास्ट है आज, और आज इसको फिनिश कर देंगे, देन आवर बायोकेमिस्ट्री विल बी डन। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अ 50-year-old मैन हु इज अ क्रोनिक एल्कोहलिक, है ना, हु इज अ क्रोनिक एल्कोहलिक, हु इज क्रोनिक एल्कोहलिक, एक 50 ईयर मैन है जो कि क्रोनिक एल्कोहलिक है, was presented with complaints of confusion, tingling sensation, confusion plus tingling sensation. His history revealed polished right, अब तो कुछ बच ही नहीं गया, polished rice अगर दे दिया तो कुछ तो बच ही नहीं गया। polished rice is his main diet, अब polished rice is his main diet, what is the diagnosis? अब polished rice खाने से क्या होता है कि जनरली unpolished rice में क्या होता है, B1 होता है। B1 की यहाँ पे क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है अगर पॉलिश राइस कोई खा रहा है। अगर B1 की डेफिशिएंसी हो रही है, B1 मीन्स थायमिन, थायमिन की अगर डेफिशिएंसी हो रही है, दैट विल बी जनरली बेरी बेरी। बट यहाँ पे जनरली क्या दिया हुआ है, अल्कोहलिक का हिस्ट्री दिया हुआ। अगर अल्कोहलिक का हिस्ट्री दिया हुआ है देन इट इज क्लियरली शोइंग वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, है ना, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। सो यहाँ पे देखो, विटामिन B1 डेफिशिएंसी, थायमिन की कमी, सोर्स क्या होता है, व्हीट और अनपोलिश्ड राइस होता है विटामिन B1 का। क्रोनिक अल्कोहलिक्स में पॉलीन्यूराइटिस, जो कि यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन दिख रहा है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी सीन इन पॉलिश्ड राइस ईटर। सो तीनों चीजें यहाँ पे मिल रही है। सो विल सिंपली बेरी बेरी यहाँ पे हम लगा देंगे, बेरी बेरी ऑप्शन में हमारे पास है। ठीक है, अगर वर्निक्स इंसेफेलोपैथी को अगर हम ठीक ना करें तो जनरली इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इट विल लीड टू वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम, है ना। चलो आगे देखते हैं। दिस कंडीशन इज ट्रीटेड बाय सप्लीमेंटेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्लिनिकल, बेसिक क्लिनिकल पिक्चर, एकदम क्लासिक है, बेसिक नहीं क्लासिक है एकदम। जनरली दिस पिक्चर वी हैव सीन इन डर्मेटोलॉजी आल्सो, डर्मेटोलॉजी में भी देखी है हमने ये पिक्चर। और यहाँ पे देखो जनरली क्या हो रहा है, ये कैसल्स नेकलेस का पिक्चर है। किसका, कैसल्स नेकलेस का पिक्चर है। दिस कैसल्स नेकलेस अगर आएगा तो जनरली सबके माइंड में आ जाता है। कैसल्स नेकलेस आने के बाद ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आने के सिंपली आप कैसल्स नेकलेस सोचोगे तो जनरली हमारे ब्रेन में आ जाएगा B3, है ना, जनरली। सो दिस कैसल्स नेकलेस इज सजेस्टिव ऑफ पेलाग्रा, एंड पेलाग्रा के 4 Ds हमको याद होना चाहिए, क्या, डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और डेथ। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अभी जनरली किसकी कमी से होती है, B3, यानी कि नियासिन की कमी से होती है, नियासिन की कमी से। सो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या देना होगा, B3 सप्लीमेंट देना होगा। अब ये अगर यहाँ पे देखो B3 नियासिन अगर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, AEC दिया हुआ है, नियासिन नहीं दिया हुआ, अगर नियासिन नहीं दिया हुआ है देन निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड या फिर नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड या फिर नियासिनामाइड इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन 3, दैट्स व्हाई निकोटिनामाइड विल बी आवर आंसर। ठीक है, आगे चलो करते हैं। अ कपल प्रेजेंट्स टू द OPD विद देयर 4 year चाइल्ड हु हैज सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर आने के साथ ही हमारे दिमाग में क्या आता है, जनरली नथिंग बट लिस्ट-निहान सिंड्रोम, HGPRTH, प्यूरिन का साल्वेज पाथवे, दैट इज HGPRTH की कमी, HGPRTH की कमी। सो जनरली दिस इज HGPRTH। ये देखो मैंने पिक्चर, जब मैंने लिस्ट निहान सिंड्रोम मैंने पढ़ाना तो क्या मतलब एक्सप्लेन करने के वक्त भी मैंने बोला था, है ना, लिस्ट निहान सिंड्रोम एक्सप्लेन करने के वक्त भी मैंने बोला था, जब हमने अमीनो एसिड कर रहे थे हम, तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था न्यूक्लिक एसिड में, नॉट अमीनो एसिड, इट वाज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के टाइम पे भी मैंने बोला था, पूरा का पूरा पाथवे ही दिखाया था मैंने। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से पूरा का पूरा वो पाथवे, कैसे वो आयोनोसिन और ग्वानिन से क्या बनता है, जनरली नीचे आया कि वो जेंथिन ऑक्सीडेज और वो पूरे PNP, पूरा का पूरा पाथवे ही मैंने वहाँ पे बताया। HGPRTH की कमी से हमको क्या होती है, जनरली दिस सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं लिस्टनियान सिंड्रोम, है ना। अब यहाँ पे देखो होमोजेंटिसिक ऑक्सीडेज है, उसके बाद क्या है, जनरली देखो यहाँ पे फिनाइल अलानिन हाइड्रोलेज है ना। अब ये होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की कमी से हमको एल्केप्टोन यूरिया हो जाता है। एल्केप्टोन यूरिया यानी कि ब्लैक यूरिन डिजीज, द यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। उसके और क्या होते हैं एल्केप्टोन यूरिया में, यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग प्लस उक्रोनोसिस, कार्टिलेज में प्रॉब्लम है ना, और आंख में भी जनरली ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिलता है स्क्लेरा पे। अब देखो फिनाइल एलानिन जो है वो टाइरोसिन में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, PA हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर
फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो गई तो क्या होगा, फिनाइल एलानिन बढ़ेगा, जिसको जो जाके फिनाइल कीटोन्यूरिया बाद में कर सकता है। सो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की भी यहाँ पे हम समझ लिए। आंसर क्या होगा, HGPRTH डेफिशिएंसी। आगे चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लिस्टनियान सिंड्रोम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT। और ये अगर डेफिशिएंसी ऑफ HGPRT होगा तो वो ऊपर बढ़ते जाएगा, एज अ रिजल्ट प्यूरिन विल एक्युमुलेट इन ब्लड, और वो यूरिक एसिड को क्या करेगा, जनरली वो ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड में चेंज होगा। ठीक है, प्यूरिन का जो पाथवे है उसके बाद है ना, जनरली क्या होता है, प्यूरिन किस में चेंज हो जाता है, लास्ट वर्ड हमको पता है, जनरली इट विल चेंज इनटू एलेंटोइन बट नॉट इन ह्यूमन, क्योंकि एलेंटोइन में जो चेंज करने के लिए एंजाइम चाहिए यूरिकेज, दैट इज नॉट प्रेजेंट। यूरिक एसिड जो क्या में एलेंटोइन में चेंज होगा, यूरिक एसिड विल चेंज द लास्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड, जहां तक हमको पता है उसके बाद वो चेंज होता है एलेंटोइन में। एलेंटोइन में चेंज होने के लिए यूरिकेज एंजाइम चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं होता है, इट इज जनरली डेफिशिएंट इन ह्यूमंस। एज अ रिजल्ट यूरिक एसिड इज फाइनल प्रोडक्ट, है ना, फाइनल प्रोडक्ट। यूरिक एसिड बनने के लिए क्या चाहिए होता है, जैंथिन ऑक्सीडेज। अब हाइपोजैंथिन से जैंथिन और जैंथिन से यूरिक एसिड, सो दोनों में कॉमन एंजाइम कौन सा है, हाइपोजैंथिन टू जैंथिन एंड जैंथिन टू यूरिक एसिड, दैट इज अ कॉमन एंजाइम, दैट इज जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जैंथिन ऑक्सीडेज। अब जैंथिन ऑक्सीडेज के इनहिबिटिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, फार्मा कनेक्शन, दैट इज एल्लोप्यूरिनॉल, वो भी हमको याद करना होगा। आगे देखते हैं। अ चाइल्ड प्रेजेंट्स टू द क्लिनिक विथ फैटिग, ज्वाइंट पेन एंड स्वोलन गम्स। क्लियर हो रहा है बात, स्वोलन गम्स एक लाइन अगर हम पकड़े यहाँ पे, उसके साथ साथ फैटिग भी है और ज्वाइंट पेन भी है। रिवील्स पेटेकी, अब तो और क्लियर हो गया, पेटेकी भी है जनरली स्किन पे। सो दिस इज जनरली द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी और दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। आगे देखते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैसल्स नेकलेस, कैसल्स नेकलेस यानी कि विटामिन B3 की कमी, चिलाइटिस एंड स्टोमाटाइटिस। Upon further investigation, it is discovered that the individual had diet deficient in a specific nutrient. तो कौन सा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी होगी, कैसल्स नेकलेस दे रहा है, दैट विल बी नियासिन, और जनरली विटामिन B3 की कमी होगी। सो नियासिन इज आवर आंसर। आगे देखते हैं। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से और राइबोफ्लेविनोसिस हो जाएगा, है कि नहीं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाएगा। आगे देखते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अ लैक्टेटिंग मदर हु फॉलोज अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट, यहाँ पे एकदम क्लियर ये बज वर्ड्स हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। और वेजिटेरियन डाइट जनरली इट इज डेफिशिएंट इन, वेजिटेरियन डाइट इज जनरली डेफिशिएंट इन व्हाट, वेजिटेरियन डाइट इज डेफिशिएंट इन विटामिन B12, दैट इज थाइनोकोबालामिन, और जिसको हम बोलते हैं द ओनली कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, है ना। Presents with fatigue, weakness, and numbness in her extremities. Numbness in her extremities. Upon examination, her blood work reveals a decreased TIBC. TIBC, total iron binding capacity, is decreased. Which of the following deficiency can cause this clinical picture? अब देखो, आयरन डेफिशिएंसी में हमको क्या होता है, इंक्रीज्ड TIBC होता है, इंक्रीज्ड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इंक्रीज्ड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। जिंक की डेफिशिएंसी में हमको क्या हो जाता है, द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कॉजेज, बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन उनसे याद करना हमको क्या है, एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथिका, एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथिका। अब यहाँ पे देखो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट यानी कि विटामिन B9 की डेफिशिएंसी अगर प्रेगनेंसी के टाइम में हो गया तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। So this vitamin B12 deficiency is our answer. विटामिन B12 डेफिशिएंसी में अगर क्रोनिक कंडीशन चला तो उसमें डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो इट विल लीड टू इंक्रीज TIBC। ठीक है, सो B12 डेफिशिएंसी, और ये क्या करता है, मेगालोब्लास्टिक या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया। आगे देखते हैं। आयरन एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आयरन एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज, आयरन एब्जॉर्प्शन जनरली डिक्रीज्ड बाय कैफीन, स्टेनिन्स, ये जो प्रोडक्ट हैं जो जनरली की टी और कॉफीज में मिलते हैं, दैट विल डिक्रीज जनरली द आयरन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखो, आयरन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन है, आयरन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेरिटीन, फेरिटीन। ठीक है, अब ये फेरिटीन का कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा, हीमोसिडरिन बनेगा, हेमोसिडरिन बनेगा। अब आयरन का टॉक्सिसिटी हो गया, आयरन ओवरलोड इन द बॉडी, आयरन का टॉक्सिसिटी हो गया, दैट विल लीड टू हीमोक्रोमैटोसिस। और हीमोक्रोमैटोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेस्फेरोक्सामाइन, डेस्फेरोक्सामाइन। और ये क्या है, आयरन इज द को फैक्टर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये आगे पूछा जाएगा इसलिए। चलो आगे करते हैं। कुछ ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी कॉजेज जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया एंड फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। जेरोप्थेल्मिया यानी कि ड्राई आइज, सिंपली हम क्या लगा सकते हैं, विटामिन A। बायोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, डर्माटाइटिस
और फैट मेटाबॉलिज्म में भी इसका क्या होता है, जनरली रोल होता है। आगे देखो नियासिन, नियासिन में क्या हो जाएगा, जनरली नियासिन कॉजेज पेलाग्रा, डेफिशिएंसी नियासिन कॉजेज B3 कॉजेज पेलाग्रा। विटामिन B6 ये क्या कर देगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जनरली पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज डन ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस इन पेडियाट्रिक एज ग्रुप, द मोस्ट कॉमन ट्रीटेबल कॉज है ना जनरली, और रिवर्सिबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, और नाइट ब्लाइंडनेस इज जनरली कॉज्ड ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या, विटामिन ए डेफिशिएंसी। और विटामिन ए डेफिशिएंसी में एक और चीज़ हमको समझना होगा, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस करता है ना, या फिर कलर ब्लाइंडनेस करता है। सबसे पहले कौन सा कलर दिखना हमको बंद हो जाता है, सबसे पहले हमको कौन सा कलर दिखना बंद होता है, एंड दैट इज ग्रीन कलर। सबसे पहले सेंसिटिव कौन सा कलर के लिए होता है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को हम जनरली क्या नहीं कर सकते था, इनसेंसिटिविटी टू ग्रीन लाइट, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि रात को कोई भी कलर दिखना बंद हो जाएगा। सो दिस इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। Which of the following electrolyte abnormalities is not a feature of refeeding syndrome? रीफीडिंग सिंड्रोम में ये पढ़ने से पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं हम, है ना। रीफीडिंग सिंड्रोम में जनरली होगा क्या, रीफीडिंग सिंड्रोम में हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, थायामिन डेफिशिएंसी और सोडियम रिटेंशन, यानी कि सब हाइपो वाले आ रहे हैं, ठीक है। इतना चीज़ होगा रीफीडिंग सिंड्रोम में। यहाँ पे देखो सब के सब हाइपो वाले हैं यहाँ पे। सो हाइपोफॉस्फेटीमिया ठीक है, हाइपोकैलेमिया भी होगा, हाइपर वाला नहीं होगा, हाइपरकैलेमिया नहीं होगा, हाइपोमैग्नीसीमिया भी होगा। आगे देखते हैं, जब द फॉलोइंग इज बेस्ट नॉन टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ कोलेरा टॉक्सिन थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब कोलेरा टॉक्सिन कहाँ होता है, विब्रियो कोलेरा में प्रेजेंट होता है ना, और ये अगर गया तो जनरली क्या होगा, विब्रियो कोलेरा कॉजेज जनरली डायरिया, विब्रियो कोलेरा कॉजेज डायरिया। एंड दिस इज जनरली इसका जो इंट्री फैसिलिटेट करने का जो होता है, द इंट्री स्पेशली ये जैनब वोरा मैम के जो वो BTR है ना, BTR में भी ये फर्स्ट पेज पे बायोकेमिस्ट्री का लिखा होगा, GM1 गैंग्लियोसाइड, दिस इज GM1 गैंग्लियोसाइड, उसमें भी लिखा हुआ है। आगे चलो देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्लेज अ रोल इन कोलाजन मैच्यूरेशन। कोलाजन मैच्यूरेशन में किसका रोल होता है, दैट इज विटामिन बी, और विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, है ना। मोस्ट कॉमन अगर अमीनो एसिड पूछा कोलाजन सिंथेसिस के लिए तो जनरली हमको पता है प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, सबसे पहले ग्लाइसिन, उसके बाद प्रोलीन, और उसके बाद हाइड्रोक्सी प्रोलीन, इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। चलो, ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशन। ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि मिल्क में जनरली क्या होता है, जनरली मिल्क कंटेन्स लैक्टोज, है ना, लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहाँ पे जनरली दैट इज द गैलेक्टोसेमिया, जहाँ पे गाल्ट की कमी या फिर गैलपुट की कमी, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिटिडाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। आगे चलो, अ पेशेंट प्रेजेंटेड टू द ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ डायरिया। ओपीडी में कंप्लेंट किसके, मेन कंप्लेंट इज ऑफ डायरिया। द पेशेंट वाज लेटर डायग्नोज्ड विद डिमेंशिया 1D 2D एंड फोटोसेंसिटिव डर्माटाइटिस 3D इन सन एक्सपोज्ड एरियाज व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी। 4D हमने किस में पढ़ा था, अभी पेलाग्रा में पढ़ा था। सो दिस इज नथिंग बट नियासिन की कमी ड्यू टू विटामिन B3 की कमी। विटामिन B6 से क्या हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड एस्कॉर्बिक एसिड कॉजेज स्कर्वी। विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू, है ना। चलो स्कर्वी के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। स्कर्वी के मेन सिम्टम्स ब्लीडिंग गम, ज्वाइंट पेन, फटीग, है ना, ये 3 मेन होगा, तो दैट इज सजेस्टिंग ऑफ स्कर्वी। बायोटीन की कमी अगर होगी, बायोटीन की कमी हो गई तो दैट विल लीड टू हेयर लॉस, डर्माटाइटिस एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे 4D क्या होगा, 4th D क्या होगा, 3D तो यहाँ पे दे चुका है, 4th D इज खत्म, जय श्री राम, टाटा बाय बाय, है ना, डेथ। विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू, विटामिन ए रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, जेरोप्थेल्मिया हो जाएगा और फॉलिकुलर केराटोसिस, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ना, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने किया था, जेरोप्थेल्मिया एंड फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड इन ब्रेस्ट हाइपोग्लाइसेमिया, चलो ठीक है। विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड टू जेरोप्थेल्मिया। पेलाग्रा किसकी कमी से होगा, विटामिन B3 की कमी से, वेरी क्या, विटामिन B1 की कमी से, न्यूरोपैथी जनरली ड्यू टू विटामिन B12 की कमी से। A full term neonate who is born normally and is on breastfed presents with hypoglycemia. Again, the buzzword breastfed. Hypophosphatemia, lactic acidosis, mild icterus, urine shows positive Benedict's test. This all is going towards the single point, and that is nothing but galactose 1 phosphate uridyl transferase, or that is galactosemia. This is the classical feature of क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, है ना। अब एक और टाइप 2 गैलेक्टोसीमिया होता है, जो जनरली किससे होता है, गैलेक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, लैक्टेज जो होता है, लैक्टेज इंजाइम की कमी अगर हो गई तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। Which of the following mineral, galactosemia or lactose intolerance, they both are different. Which of the following mineral is best known for stabilization of insulin secretion? इंसुलिन secretion के लिए बेस्ट नॉन कौन सा है? ये हमने जनरली फिवियन में भी पढ़ा होगा, फिवियन वाले बुक में भी लिखा हुआ है, एंड दैट इज जिंक। जिंक है ना, ये क्या करता है, इंक्रीज द बाइंडिंग टू हेपेटोसाइट्स, ये इंसुलिन का इट इंक्रीजेज द बाइंडिंग टू द सेल है, ठीक है, एंड दैट इज हेपेटोसाइट्स। अब देखो, कॉपर का अगर टॉक्सिसिटी हो गया दैट विल लीड टू विल्सन डिजीज, एंड इफ आयरन का टॉक्सिसिटी हो गया दैट विल लीड टू हीमोक्रोमेटोसिस, हमने ऊपर भी आयरन के बारे में पढ़ा था। A 40-year-old lady presented to OPD with a bleeding disorder. फर्स्ट चीज क्या यहाँ पे देखना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो रहा है, एंड शी वाज आल्सो फाउंड टू हैव डेंटल केरीज, डेंटल केरीज भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सप्लीमेंटेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ट्रीट? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने के बाद हमको क्या करना है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि फैक्टर जनरली 2, 7, 9 और 10 की कमी, और ये कहाँ पे होता है जनरली, दिस इज जनरली ट्रीटेड बाय यूजिंग विटामिन की, दैट इज फाइलोक्विनोन, है ना, विटामिन की। अब देखो ये जनरली क्या हो जाएगा, विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जनरली हमारे बॉडी में क्या होगा, फैक्टर 2, 7, 9 और 10 ये सब क्लॉटिंग फैक्टर है, इसकी कमी हो जाएगी, दैट विल लीड टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना। अब अगर जनरली दूसरा देखें, इसमें दूसरे ऑप्शंस देखें तो विटामिन के का एंटीडोट क्या होगा, विटामिन के अगर टॉक्सिसिटी हो गया विटामिन के का तो एंटीडोट विल बी वारफेरिन और डाइक्यूमेरॉल, ठीक है, वारफेरिन फॉलोड बाय डाइक्यूमेरॉल। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई चाइल्ड में, दैट विल बी रिकेट्स, एंड एडल्ट में ओस्टियोमलेशिया। विटामिन बी9 यानी कि फॉलेट, फॉलिक एसिड की अगर कमी हो गई, जनरली फॉलिक एसिड में 3-4 चीज़ें हमको पढ़ना है, अगर ये पढ़ लिए तो फॉलिक एसिड का फिर से हमको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। फॉलिक एसिड जनरली मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड इज टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट। अगर ये डिक्रीज इन प्रेगनेंसी हुआ दैट विल लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसका डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, हिस्टिडीन लोडिंग टेस्ट, विटामिन बी9 की कमी है कि नहीं, इसके लिए हम अगर डायग्नोसिस करना चाहें, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, दैट इज भी हिस्टिडीन लोडिंग टेस्ट। अब फॉलिक एसिड से ये डाईहाइड्रोफोलेट और टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, जो कि टेट्राहाइड्रोफोलेट मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। फॉलिक एसिड टू डाईहाइड्रोफोलेट, और डाईहाइड्रोफोलेट से जो टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है दैट इज विद द एंजाइम DHF रिडक्टेज। वहाँ पे हाइड्रोजन की भी एडिंग होती है, बट इतना याद रखना है हमको, DHF रिडक्टेज। DHF रिडक्टेज का इनहिबिटर कौन है, फार्मा कनेक्शन, DHF रिडक्टेज इनहिबिटर इज मिथोट्रिक्सेट। कौन सा है, मिथोट्रिक्सेट, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ, है ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कोई कार्सिनोमा हो सकता है, डायरेक्टली तो नहीं हो सकता है, इट विल नॉट लीड टू कैंसर डायरेक्टली, बट इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा एंड कोलन कार्सिनोमा, ठीक है, कोलन कार्सिनोमा। आगे देखते हैं। A chronic alcoholic patient, again chronic alcoholic patient presents with loss of coordination, confusion and unsteady gait, है ना, which vitamin deficiency is most likely seen in this patient? Of course vitamin B1 thiamine। ये क्लासिकल वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम के 3 जो ट्रायड होते हैं, अटेक्सिया, कंफ्यूजन एंड ऑप्थेल्मोप्लेजिया, वो यहाँ पे दिख रहा है। आगे देखते हैं। ये देखो, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी थायमिन, ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी स्कर्बी, विटामिन ए रेटिनॉल अभी हमने पढ़ा था, विटामिन डी यानी कि कोलेकैल्सिफेरॉल। आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो एलिमेंट? माइक्रो एलिमेंट में जनरली अब कैल्शियम को माइक्रो एलिमेंट, ये एक लाइन ऐसे ही समझ ले तो भी चलेगा, कैल्शियम को माइक्रो एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि कैल्शियम बहुत सारे जगहों पे क्लोटिंग फैक्टर्स के लिए हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हो गया, सो इसका अमाउंट ज़्यादा चाहिए हमारे बॉडी में, सो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट इन आवर बॉडी, दैट्स वाई कैल्शियम बोन फॉर्मेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, ब्लड क्लॉटिंग, इतने चीज़ों के लिए चाहिए, तो कैल्शियम को हम माइक्रो एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, दिस इज द मैक्रो एलिमेंट। सेलेनियम क्या है, एक माइक्रो एलिमेंट है, अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो गई तो इसको हम बोलते हैं किसान डिजीज, और ये जनरली इट विल लीड टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इंडेमिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अगर किसी जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे हो रही है तो हम उसको क्या समझेंगे कि दैट इज जनरली सेलेनियम डेफिशिएंसी इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल, और अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो केसेनबैक डिजीज, ठीक है। आगे देखते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज टिंगलिंग सेंसेशन यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसमें सबसे बेटर क्या है, विटामिन B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन। आगे देखते हैं। पेलाग्रा जनरली इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन, है कि नहीं, ट्रिप्टोफैन, मेलाटोनिन, है ना, टाइरोसिन, मेलानिन, ये आपको याद होगा, मेटाबॉलिज्म, है ना। सो जनरली पेलाग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन, है ना, ट्रिप्टोफैन।
एक एम जी नियासिन के लिए कितना एम जी, एक एम जी B3 प्रोड्यूस करने के लिए कितना एम जी जनरली हमको क्या चाहिए, तो ट्रिप्टोफैन चाहिए, दैट इज 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफैन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 milligram ऑफ नियासिन। अब आगे देखते हैं। अ 40-year-old फीमेल पेशेंट केम टू ओपीडी विथ फीचर्स ऑफ एनीमिया, फीचर्स ऑफ एनीमिया, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी यानी गैस्ट्रेक्टमी हुआ। क्लियर है, पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गया कि एनीमिया है और ड्यू टू क्या है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हो रहा है, मतलब कि गैस्ट्रेक्टमी हो गया वहाँ पे फ्यू मंथ्स बैक। जनरल एग्जामिनेशन शोड द फॉलोइंग चेंजेस इन द टंग। टंग में अब ये टंग देख के हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं जाना है, हमको सिंपली यहाँ से क्लियर हो गया कि जनरली क्या हुआ है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुआ है और जनरली क्या है, एनीमिया में प्रेजेंट कर रही है। सो जनरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी अगर हो गया तो विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है टर्मिनल इलियम में विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि ऊपर प्रोड्यूस होता है, दैट इज नॉट प्रेजेंट ड्यू टू सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी एंड दैट्स वाई it is resulting in macrocytic anemia, it is resulting in macrocytic anemia, इंट्रिंसिक फैक्टर की मेनली कमी हो गई। सो जनरली दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए जो कि सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी के कारण नहीं बन रहा है। B12, अब इसमें थोड़ा और समझ लेते हैं। B12 का ओरल मैनिफेस्टेशन होता है, इसलिए ये पिक्चर दिया है हमको यहाँ पे, ओरल मैनिफेस्टेशन जिसमें ग्लोसाइटिस, ग्लोसोडाइनिया, रिकरेंट अल्सर, चिलाइटिस, डिस्ग्यूसिया और लिंगुअल पैरेस्थीसिया भी हो सकता है। आगे देखते हैं। पेशेंट हुई क्रोनिक अल्कोहलिक साइंस ऑफ B1 डेफिशिएंसी, B1 की डेफिशिएंसी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मार्कर ऑफ B1 डेफिशिएंसी। B1 डेफिशिएंसी के लिए जो मार्कर है दैट इज नथिंग बट ट्रांसकीटोलेज, आरबीसी ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी का हम चेक करते हैं जनरली। अब ये देखो B2 जो है, B1 जो है वो क्या है जनरली, इट इज कोएंजाइम ऑफ, B1 इज कोएंजाइम ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। टीसीए साइकिल में हमने पढ़ा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज जिसकी कमी से क्या होती है, MSUD। ये भी B1 का क्या है जनरली, B1 इज द कोएंजाइम ऑफ दिस आल्सो अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मैपल सिरप यूरिन डिजीज जिसमें होता है। ट्रांसकीटोलेज दैट इज HMP संट में हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा, HMP संट में पढ़ा हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। A 70-year-old male has bruising under the eye, eye के नीचे bruising, which of the following vitamin deficiency leads to EG bruising and bleeding gums। खत्म कहानी, bleeding gums, विटामिन C। आगे देखते हैं। द माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज डेफिशिएंट आफ्टर इलियल रिसेक्शन, इलियम का रिसेक्शन में जनरली अगर क्या हो जाएगा, रिसेक्शन कर देंगे तो वहाँ से क्या होता है, B12 की एब्जॉर्प्शन होती है और B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, दैट विल लीड टू डेफिशिएंसी विटामिन B12, मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जनरली क्या होता है, B12 इज absorbed at terminal ileum with the help of intrinsic factor। आगे देखते हैं। Which of the following explains the role of sunlight in vitamin D metabolism। अब देखो कोलेकैल्सिफेरॉल टू 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, ये जनरली कहाँ होता है, लीवर में होता है और एंजाइम क्या है, ये 3 स्टेप अगर समझ लिए तो विटामिन डी की खत्म कहानी। देखो लीवर में क्या होता है, कोलेकैल्सिफेरॉल टू 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, और वो जनरली लीवर में होता है एंड इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 25 हाइड्रोक्सीलेज, इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 25 हाइड्रोक्सीलेज। आगे देखो कन्वर्सन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल टू कैल्सिट्रायल, कोलेकैल्सिफेरॉल टू कैल्सिट्रायल दैट इज डन इन द किडनी और with the help of enzyme 1 alpha hydroxylase and this is the active form this calcitriol। आगे देखो कन्वर्सन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल टू 20, ये है ही नहीं, ये स्टेप नहीं है। कन्वर्सन ऑफ 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल टू कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेस्टेरॉल टू कोलेकैल्सिफेरॉल है ना, दिस इज डन इन द स्किन जनरली, डर्मिस और डर्मिस ऑफ स्किन में जनरली क्या होता है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। चलो ये करते हैं। सो दिस विल बी आवर आंसर 236। आगे देखते हैं। Which of the deficiency will lead to following। अब ये देखो दिस इज नथिंग बट चिलोसिस, लिप्स के साइड में चिलोसिस, दिस इज विटामिन जनरली कौन सा, तो B2 की डेफिशिएंसी से हीट स्टेबल होता है B2 विटामिन बट नॉट फोटो, बट हीट स्टेबल है बट फोटो सेंसिटिव, लाइट से सेंसिटिव है बट हीट को स्टेबल है। अभी देखो दिस विल लीड टू विटामिन B2 डेफिशिएंसी विल लीड टू ग्लोसाइटिस दैट इज जियोग्राफिकल टंग, याद रखना हमको, चिलोसिस, कॉर्नियल न्यूवास्कुलराइजेशन, ये 3 ट्रायड ही है उसके। विटामिन B12 की कमी, राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 और इसकी कमी, इसको दूसरा नाम क्या भी बोलते हैं, वेरेनबर्ग येलो एंजाइम बोलते हैं, वेरेनबर्ग येलो एंजाइम, और राइबोफ्लेविनोसिस भी याद रखना। एक्टिव फॉर्म यानी कि इसका जनरली एक्टिव फॉर्म FAD और NAD है। आगे देखते हैं। पेशेंट हैज मैक्रोसाइटिक एनीमिया एंड हाई होमोसिस्टिन लेवल्स, होमोसिस्टिन की लेवल बढ़ गई है। हिज मिथाइल मेलोनाइल CoA लेवल्स आर नॉर्मल, ये भी देख लेते हैं। मिथाइल मेलोनाइल CoA क्या है,
नॉर्मल है। व्हाट इज द डायग्नोसिस? मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो जनरली हम क्या कर देंगे, विटामिन B12 तो हो सकता है, लेकिन विटामिन B12 में दूसरा पिक्चर यहाँ पे जो दिया है, होमोसिस्टिन लेवल्स इज मिथाइल मेलोनाइल CO लेवल्स आर नॉर्मल। सो मिथाइल मेलोनेट क्या होता है, बढ़ जाता है B12 की डेफिशिएंसी में, और होमोसिस्टिन नॉर्मल होता है। यहाँ पे होमोसिस्टिन लेवल क्या हो गया है, बढ़ गया है, और मिथाइल मेलोनाइल नॉर्मल है। सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स विटामिन B9 डेफिशिएंसी। आगे देखते हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज कंटेंट्स व्हिच मेटल? ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज कंटेंट्स व्हिच मेटल? देखो सेलेनियम, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज कंटेंट सेलेनियम। जिंक से क्या क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अमीनोपेप्टिडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, ये तीनों एंजाइम में जिंक इज द मेटल इन दैट। कॉपर से क्या होता है, देखो हीमोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और मैंगनीज से क्या होता है, आर्जिनिज। ठीक है, मैंगनीज से आर्जिनिज। आगे देखते हैं, अल्कोहल पेशेंट प्रेजेंट्स विद न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? बहुत बार पूछ चुका है यार ये क्वेश्चन। दिस इज वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, और ये विटामिन B1 की कमी से होती है। इफ ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन इट विल चेंज टू कोर्साकॉफ साइकोसिस। ठीक है, कोर्साकॉफ साइकोसिस। A female patient with macrocytic anemia, homocystinuria, and normal methyl malonate level, which vitamin therapy can help in this? नॉर्मल क्या है जनरली, ऊपर ही हमने पढ़ा था, अगर नॉर्मल है तो जनरली ये यहाँ पे देखो, मिथाइल मेलोनेट अगर बढ़ गया तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, और मिथाइल मेलोनेट नॉर्मल है ना, मिथाइल मेलोनेट इज नॉर्मल, और होमोसिस्टिन बढ़ गया, दैट विल गिव द डायग्नोसिस ऑफ फॉलेट। और इसमें हम क्या करेंगे, जनरली यही है, B12 में क्या होता है, मिथाइल मेलोनेट बढ़ जाता है। सो दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलेट। को फैक्टर फॉर माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्सीडेज डिसम्यूटेज। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्सीडेज डिसम्यूटेज जो है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसके टाइप्स होते हैं, जैसे देखो कॉपर और जिंक टाइप। दिस इज जनरली इन यूकैरियोटिक साइटोसोल, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक साइटोसोल, है ना, जिसमें मेटल फैक्टर कौन सा है, कॉपर और जिंक। ये कॉपर और जिंक टाइप जो माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक साइटोसोल। आयरन एंड मैंगनीज टाइप, है ना, आयरन एंड मैंगनीज टाइप, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट्स। और निकल जो है, निकल टाइप जो है, दैट इज ओनली इन प्रोकैरियोट्स, ओनली इन प्रोकैरियोट्स। चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पे आंसर विल बी Mn, मैंगनीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? ऊपर भी किया था हमने, कैल्शियम। मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है रेटिनॉल लेवल एस्टिमेशन। रेटिनॉल अगर लेस देन 10 है, रेटिनॉल इज द स्टोरेज फॉर्म, और वो अगर लेस देन 10 है, दैट इज सजेस्टिव ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। किसान डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मैंने ऊपर ही बोला था, किसान डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम। जिंक को फैक्टर इज व्हिच एंजाइम? ऊपर भी हमने पढ़ा था अभी, जिंक को फैक्टर, यहाँ पे देखो कहाँ गया, जिंक को फैक्टर। जिंक इज द को फैक्टर फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अमीनोपेप्टिडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब यहाँ पे देखते हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज तो नहीं है, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। सो दिस इज आवर आंसर। Which of the following vitamin is most potent antioxidant? Most potent antioxidant विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ACE है। ठीक है, मोस्ट पोटेंट ई है। आगे करते हैं, विटामिन विच हेल्प्स इन द आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हमको पता है विटामिन C की जरूरत पड़ती है। ये क्या करता है, फेरिक टू फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। देखो फेरिक फॉर्म से फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और फिर ये जाके जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर ये अगेन फेरिक फॉर्म में ही चेंज हो जाता है। विटामिन C। वर्निक्स encephalopathy is due to deficiency of B1 थायमिन। मेंकेज डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, है ना, मेंकेज डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मेंकेज डिजीज जनरली क्या होता है, मेंकेज डिजीज में ATP7A डिफेक्ट टू, जनरली क्या होता है, लेस ATP7A डिफेक्ट के कारण लेस कॉपर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। मेंकेज डिजीज, सबसे मेन चीज क्या समझना है हमको, मेंकेज डिजीज में, मेंकेज डिजीज में देयर इज डिफेक्ट इन ATP7A ड्यू टू विच लेस कॉपर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। लेस कॉपर अगर एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन से। अब इसमें देखो कॉपर क्या है, मेंकेज में क्या हो गया, कॉपर के साथ दो डिजीज हमको पढ़ना है, एक मेंके और एक विल्सन। मेंकेज में क्या होता है, सीरम कॉपर डिक्रीज होता है, और जनरली सेरुलोप्लाज्मिन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है, कॉपर भी, और सीरम कॉपर भी, और सेरुलोप्लाज्मिन भी। यहीं पे अगर हम विल्सन डिजीज में देखें तो सीरम कॉपर जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सेरुलोप्लाज्मिन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर ये क्लिनिकल पिक्चर दे तो हम इससे भी कर सकते हैं। और विल्सन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेनिसिलामाइन और जिंक एसीटेट। आगे देखते हैं, ये देखो
कॉपर जो जनरली मेंकेज डिजीज में है ATP7A का डिफेक्ट है, और यहाँ पे जो विल्सन डिजीज में है ATP7B का डिफेक्ट है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। G6PD इज द एंजाइम ऑफ G6PD। सबसे पहले तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है किसका, HMP शंट का। और अगर G6PD की कमी हो गई तो लास्ट में जो FADH वहाँ से बनता है दैट विल नॉट बी मेड, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ RBC, यानी कि RBC में क्या हो जाएगा जनरली जो प्रॉब्लम होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा और हिमोलाइटिक एनीमिया में वो लीड करेगा। सो दैट इज सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी में कमी होता है, और ये जनरली G6PD इंजाइम ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, इसका लोकेशन कहाँ होता है जनरली, लोकेशन इज जनरली ऑन द क्रोमोजोम Q28। लोकस अगर पूछा जाए G6PD डेफिशिएंसी में तो जनरली दैट इज Q28। ठीक है, Q28। इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न ऑफ G6PD इज एक्स लिंक्ड। ठीक है, एक्स लिंक्ड। Activator of trypsinogen is mainly by, अब trypsinogen is converted to trypsin, ये पैनक्रियाज trypsinogen प्रोड्यूस करता है, और द trypsinogen is converted to trypsin with the help of enteropeptidase और enterokinase. So this is enteropeptidase. Which of the following is a function of chaperone protein? ऊपर भी हमने पढ़ा था। chaperone protein क्या करता है, it rescues, it prevents the misfolding, और अगर misfold हो गया तो उसको क्या करता है, properly फिर fold भी कर देता है। So it rescues protein that have folded improperly and allows them to refold properly. In case of cyanide poisoning, antidote of amyl nitrate is given. Antidote of amyl nitrate is given. This is an example of antidote दे रहे हैं तो मतलब उसको क्या करेगा, एंटागोनिस्टिक ऑप्शन होगा वहाँ पे। दिस amyl nitrate acts as a chemical antagonist to cyanide poisoning. Synthesis of type 1 collagen requires which vitamin? Synthesis of type 1 collagen requires, हमने ऊपर भी पढ़ा था, विटामिन C. Among the following which is the most effective antioxidant? A, C और E है तो E is the most potent. Impaired glucose intolerance is caused due to deficiency of, क्रोमियम की कमी से होगा। किससे होगा, क्रोमियम की कमी से। Increased insulin receptor mediated signal, क्रोमियम अगर रहेगा तो it will lead to increased receptor mediated, insulin receptor mediated signaling। अगर ये कम हो गया तो जनरली इट विल लीड टू ग्लूकोज इंटॉलरेंस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम रिक्वायर्स व्हिच मेटल, LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो सेलेनियम किसके लिए है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज के लिए, डिहाइड्रोजिनेज और थायोरिडक्सिन रिडक्टेज के लिए। अब देखो मैग्नीशियम आर्जिनेज, हमने ऊपर ही पढ़ा था, आर्जिनेज, काइनेज, कार्बोक्सिलेज और इनोलेज के लिए। अब जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कोफैक्टर फॉर LDH और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। सो जिंक, LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। सो जिंक विल बी आवर आंसर। ट्रू अबाउट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव और इनकॉम्पिटिटिव इंजाइम से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया और यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, किसी के साथ कंपटीशन करना है, तो किसी के साथ अगर हमको कंपटीशन करना है तो हमको क्या करना होगा, उसके जितना वेलोसिटी रखना होगा, जितना वेलोसिटी से, अब मानो दो लोग हैं पढ़ने के लिए, है ना, अब उसके साथ मेरा कंपटीशन करना है, तो कंपटीशन करना है तो उनका जितना वेलोसिटी है, जितने स्पीड से वो पढ़ रहे हैं उतने स्पीड से मुझे भी जाना होगा। सो वी मैक्स इज सेम, है ना, और काम मुझे क्या करना होगा, उनसे ज़्यादा करना होगा। सो काम इज इंक्रीज, दैट इज केम इज इंक्रीज। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव, अगर कंपटीशन में रहना ही नहीं है मुझे, है ना, नॉन, ये जस्ट तरीका याद करने का, नॉन कॉम्पिटिशन में आजम सर ने सिखाया था ये तरीका, बहुत बढ़िया तरीका था। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है अगर, है ना, अगर मुझे कंपटीशन में जाना ही नहीं है तो मैं काम सेम करूंगा, फिर भी होगा, उनसे ज़्यादा काम करके मुझे क्या है, उनसे कंपटीशन ही नहीं करना है। सो काम मैं सेम करूंगा, के एम सेम, एंड वी मैक्स विल बी डिक्रीज, है ना, वेलोसिटी में कम भी रखो तो चलेगा। सो वी मैक्स इज डिक्रीज, चलो ठीक है। सो नॉर्मल के एम एंड डिक्रीज वी मैक्स, नॉन कॉम्पिटिटिव काम नहीं, मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उनके उनके साथ मेरा क्या है कि कंपटीशन ही नहीं करना है। सो मैं सेम काम करूंगा, जितना अपना कर रहा हूँ उतना ही करूंगा, और वेलोसिटी मेरा घट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे उनके साथ कंपटीशन ही नहीं करना है, नॉन कॉम्पिटिटिव, है ना। चलो, मिथाइल कोबालामिन इज रिक्वायर्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मेथियोनिन सिंथेसिस। ठीक है, होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन जो होगा लास्ट वाला कन्वर्जन, उसके लिए क्या चाहिए, मिथाइल कोबालामिन और फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। राइबोफ्लेविन कंसिस्ट ऑफ फ्लेविन ग्रुप व्हिच इज रिक्वायर्ड इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। चलो इतना अगर हमने कर लिया तो ऑलमोस्ट वी आर डन विथ ऑल द थिंग्स यार, है ना, हमने पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन कर लिया। अब ये सब करने का उतना बनता नहीं है। सो जनरली अगर उतना हमने कर लिया देन इट्स डन फॉर अस, एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल। हो सकता है बहुत सारी जगह पे कहीं मिस्टेक होगी, वो भी आप लिख सकते हैं नीचे कि यहाँ पे मिस्टेक होगा, है ना, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आपके तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। सो लेट्स स्टडी टुगेदर, है, दिस मच फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।